दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म रैडिकली डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार वो पिछले टर्म की गलती नहीं कर रहे। इस बार जिन लोगों को प्रशासन में बैठाया जा रहा है, इनमें से जो लोग हैं वो भी आउटसाइडर हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिक्स की दुनिया में एक आउटसाइडर है, एक बिजनेसमैन है, कुछ वैसे ही इन्होंने एलोन मस्क जैसे लोगों को बैठाया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में, जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स को देखने का जो इनका प्रिज्म है वो पूर्ण रूप से अलग है। वो बिजनेस की दुनिया से आते हैं, वैसे ही चीजों को देखते हैं। नतीजन ये हो रहा है कि अब तक डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने जो मिलके खिचड़ी पकाई थी, यूएस एड से लेके अलग अलग नेटवर्क बना रखा था एनजीओस का, जिसके द्वारा कोवर्ट ऑपरेशन दुनिया भर में किए जाते थे, उन सभी का अब कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। कुछ यही हुआ है। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने बाइडेन प्रशासन का पोल खोला है और 2025 का रिजीम चेंज से लेकर इलेक्शन इंटरफेरेंस का जो बजट है वो कुछ सामने आ रहा है। दरअसल डॉज ने रात को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया यूएस टैक्स पेयर्स के डॉलर्स देखिए कहां कहां खर्च होने वाले थे। इसमें था कि देखिए एक 486 मिलियन कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, ये जो है दोस्तों बहुत बड़ी एक एनजीओ है सेप्स करके, इसको इतने ज्यादा पैसा जाना था, जिसमें से 21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जाना था। वो भारत दोस्तों बड़ी ही हास्यास्पद बात है, भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाना था, क्योंकि भारत में वोटर टर्नआउट तो कभी इशू रहा ही नहीं है। इस बार के 2024 के चुनाव में हमारे यहाँ 65.79% वोटर टर्नआउट था, यूएस की तुलना में ये 2% अधिक है। डिस्पाइट दी फैक्ट हमारे यहाँ वोटर्स की जो संख्या है वो ह्यूज है, ह्यूज। अमेरिका में वो सोच भी नहीं सकते, उसके बावजूद भी इतना अच्छा वोटर टर्नआउट आता है। तो फिर कहां ये पैसा जा रहा है? और सिर्फ भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी 29 मिलियन जाना था, नेपाल में 20 मिलियन जाना था, और इन सब में एक संस्था सामने आ रही है सेप्स करके। अब दोस्तों ये सेप्स को हम सब ने ढूंढने का बड़ा प्रयास किया है, लेकिन वेबसाइट ही बंद हो चुकी है, दी पेज कैन नॉट बी फाउंड। दोस्तों कमाल की बात जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जी हां दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी एक संस्था जिसको सेप्स पैसा दे रही थी, वो कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ भी मिलके काम की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। किसकी बात यहां पे हो रही है आप जल्दी समझ जाएंगे। कहानी दोस्तों 2012 की है, और उस वक्त की ये कहानी जो हुई है आपको वो भी मैं आज बताऊंगा। साथ ही साथ बांग्लादेश में क्या हुआ है, पॉलिटिकल लैंडस्केप को स्ट्रेंथन करने के लिए कहां पैसे जा रहे हैं, नेपाल में 20 मिलियन फिस्कल फेडरलिज्म बढ़ाने के लिए कहां जा रहा है, आइए जरा एक एक करके देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले जरा माइक बेंस को देखते हैं। उन्होंने इस ट्वीट पे, माइक बेंस दोस्तों बड़े ही फेमस व्यक्ति हो चुके हैं, पहले भी आपको एक बार मैंने उनके बारे में वीडियो में बताया है, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनके जो इंटरव्यूज जा रहे हैं उसको उन्होंने भी अफर्म किया है, एलोन मस्क भी कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं। यूएस एड पे जो पूरा का पूरा एक्शन डॉज का हुआ है उसके पीछे ये व्यक्ति हैं, माइक बेंस है। वही माइक बेंस ने इस ट्वीट पे साफ साफ कहा है, देखिए बहुत हार्ड टू बिलीव है, लेकिन ये सभी के सभी पैसे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए दिए जाते हैं, और जो भारत, नेपाल, इन सभी जगहों पे आप पैसा देख रहे हैं वो उसी के लिए गया है। यहां पे दोस्तों जरा देखते हैं माइक बेंस जब ये कह रहे हैं क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है माइक बेंस के बारे में, जरा सुनिए। माइक बेंस ने इस इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा था कि ट्रंप ने भी इसे रीट्वीट किया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिए। known about this corruption with USAID and just chose not to do anything about it? Well, most of them are on the take. Joe Biden was the head of the Senate Foreign Relations Committee, which directly oversees USAID. USAID was funding Burisma. USAID gave money to Burisma and had a formal partnership agreement with Burisma. Barack Obama's mother worked for USAID. The Bush family runs right through it. Bush's, Vice President Dick Cheney, Liz Cheney worked for USAID. They're all in on it. And this is the reason that the Trump revolution was so revolutionary, is because it defeated both sides of the USAID snake. And now we're going to see just exactly how the snake bites back when it's cornered. यूएसएड एक सांप था, और इस सांप को डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों का सपोर्ट था। डोनाल्ड ट्रंप बाहर से आए हैं, इसलिए इस सांप को ये कॉर्नर कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल दिया यूएस एड के बारे में कि कैसे वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन सबसे उसके तार जुड़े हैं। बुरिस्मा होल्डिंग्स की बात हो रही है, जो कि यूक्रेन की बेस्ड एक कंपनी है, एनर्जी एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन का ये काम करती है। ये वही कंपनी है दोस्तों जो कि हंटर बाइडन के साथ जिसके तार जुड़े हुए थे एलिजिडली इन दी सो कॉल्ड करप्शन स्कैंडल।
यहाँ पे दोस्तों दूसरी तरफ उन्होंने कहा बराक ओबामा के बारे में कि उनकी मदर यूएसएड के लिए ही काम करती थी, उनके तार भी बड़े पुराने जुड़े हुए हैं। वैसे ही डिक चेनी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे बुश एडमिनिस्ट्रेशन में, डिक चेनी की जो वाइफ थी लिज चेनी, वो यूएसएड के लिए ही काम करती थी। तो दे ऑल आर कनेक्टेड टू यूएसएड। इसलिए डेमोक्रेट्स आए कि रिपब्लिकन्स आए, यूएसएड जो करता आया था वो करता चल रहा था, जिसमें वो किस प्रकार से, जिसको ट्रंप डीप स्टेट कहते हैं या बाकी लोग अलग अलग प्रकार से बुलाते हैं, वो डीप स्टेट कैसे अपने कार्य को करता आ रहा था, चाहे कोई भी इन पावर आए। लेकिन ट्रंप ने सबको इस बार सामने आईना दिखा दिया है। तो दोस्तों इसी में क्या एक्सपोजर हुआ है, क्या एक्सपोजे है, जरा आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। $21 मिलियन। तो यूएसएड इस बार, इस साल की बात है, $21 मिलियन इसे अभी देने थे। कारण था भारत में तो देखिए वोटर टर्नआउट बड़ा कम होता है, उसे बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, वो देश जहाँ पे करीबन 100 करोड़ टोटल वोटर्स हो जाते हैं, वहाँ पे इसे वोटर टर्नआउट बढ़ाना है। जो ऑलरेडी 70% के करीब वोटर टर्नआउट जहाँ पे रीच होता है, जो कि अपने आप में एक मिरेकल है। उस सजग देश में इसको खर्च करके पैसे 21 मिलियन यानी करीबन 200 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट के बढ़ाने के लिए खर्च करने थे। बड़ी हास्यास्पद बात है दोस्तों। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ पे जो एनजीओ का नाम आ रहा है वो सेप्स है, जो आप देख रहे हैं, जिसकी वेबसाइट इस वक्त नॉट फाउंड। ये है कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, IRI और NDI, इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन था जिसके द्वारा सेप्स बनाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे IRI और NDI कौन है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी के कुछ आर्म्स हैं। एक रिपब्लिकन आर्म है जो कि रिपब्लिकन्स के द्वारा चलाया जाता है, दूसरा डेमोक्रेट्स के द्वारा चलाने जाने वाला आर्म है। तो IRI NDI ये रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के आर्म है। तीसरी यहाँ पे जो आ रही है वो है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, और इनके साथ मिलकर बना है सेप्स, जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं पिछले कुछ, कहीं ना कहीं आप देखें तो सालों में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ा NDI और IRI तो हम समझ गए, लेकिन ये कौन आया जिसके साथ सेप्स मिलके काम कर रहा है, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम। तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ा पड़ताल करते हैं, ये कौन है। दोस्तों अगर आप देखें तो इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम एक ग्लोबल नॉन पार्टीजन ऑर्गेनाइजेशन है, आर्लिंगटन वर्जीनिया बेस्ड है। आर्लिंगटन वर्जीनिया, आर्लिंगटन में पेंटागन भी है, डार्पा भी है, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है, तीनों का हेडक्वार्टर वहीं पे है। कहाँ पे? वर्जीनिया। आप उससे अगर देखें आर्लिंगटन से करीबन 10 मील की दूरी पे है, लैंगली वर्जीनिया में ही CIA का भी हेडक्वार्टर है। तो बहुत सारे तार यहाँ पे जुड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैंने देखा इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, इनको पैसा कौन दे रहा है, तो USAID दिखा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट दिखा, ऑस्ट्रेलियन एड दिखा, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस UK दिखा, कनाडा दिखा, स्विट्जरलैंड दिखा, फ्रांस दिखा। लेकिन ये कौन है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। दोस्तों अच्छी बात क्या है, भारत में अगर एक पैसा भी इधर से उधर जाता है तो सब कुछ डॉक्यूमेंट होता है। तो ECI की साइट में मुझे मिला इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, इनके साथ हमने क्या किया है। तो आइए जरा देखते हैं। ECI के साइट में अगर आप जाएंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, PDF है, जिसमें वो पूरा बता रहे हैं क्या क्या उन्होंने किया है। इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम की जिसमें बात हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इंटरनेशनल आर्म है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी और इस प्रकार से है, जिसके द्वारा हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है विदेश में कैसे डेमोक्रेसी लेकर के जाया जाए, तो उसको फंडिंग आया है। उसके लिए अगर आप देखें तो IFES को ECI ने फंडिंग दी है। कुछ इस प्रकार की बात हो रही है कि करिकुलम बनवाया गया इंटरनेशनल कोर्सेज का, मॉड्यूल्स का, उसके लिए IFES को इनकॉर्पोरेट किया हमने। वैसे ही फंडिंग फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्टेड इलेक्शन कमीशंस इन IDEM कोर्सेज, ये सब किया। इसके सिवा ECI IFES करिकुलम डेवलपमेंट टीम बनाया गया और ये सारी चीजें हुई हैं। कब हुआ है ये हुआ है दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं 2011 में ये वाला बात हुआ है और 2011 के ही आसपास की ये बात है। दोस्तों यहाँ पे जरा अगर आप देखें तो MOU भी साइन हुआ है ECI और IFES के बीच में, ये हुआ है मई 2012 में। कब? उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? यहाँ पे आप जिनको तस्वीर में देख रहे हैं, डॉक्टर SY कुरैशी जी थे, दी देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनके साथ MOU साइन हुआ है।
अब देखिए आईएफईएस के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर एमओयू साइन हुआ है तो जरा जानते हैं एसवाई कुरैशी जी कौन है आखिरकार। डॉक्टर एसवाई कुरैशी जी, इनको आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, शहाबुद्दीन यकूब कुरैशी जी हैं। ये इंडिया के 17th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। 30 जुलाई 2010 से 2012 के बीच में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त की ये बात है। अब इनको मैंने गूगल किया, काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पे दिखा, तो जो भी न्यूज़ में आया वो मैंने यहाँ पे एज अ स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इनके दौर में हुआ है ये वाला एमओयू, जो कि ईसीआई की वेबसाइट में ही हमको क्लियरली दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो फंडिंग तो हुआ है, 21 मिलियन जाना था, यूएस ने खुद कबूला है, ये पैसे भी यूएस गवर्नमेंट के ही थे, तभी तो उसको बंद किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का कहना है। अब दोस्तों अगर यूएस गवर्नमेंट फंड कर रही है भारत के चुनाव में लोगों को अलग अलग तरीके से उजागर करने के लिए कि लोग जागरूक हों, लोग आएं जाके वोट करें, तो ये कहीं से भी अगर आप देखें तो एक डेमोक्रेसी दूसरे डेमोक्रेसी में ऐसा करे, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। कल की ही बात है, कुछ इस पे भी हमने वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि डॉक्टर जयशंकर जी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि आप जो पश्चिमी देश डेमोक्रेसी के नाम पे दूसरे डेमोक्रेसीज के साथ करते हैं ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे ये इलेक्टोरल इंटरफेरेंस नहीं है तो और क्या है, और उसमें भी जिस प्रकार की संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है वो भी बड़ा ही क्वेश्चनेबल है, तभी तो आपने वेबसाइट वगैरह तक इनका रहने नहीं दिया है। खैर, बांग्लादेश में 29 मिलियन कहां जा रहा है जरा देखते हैं दोस्तों। यहां पे बात हो रही है डेमोक्रेसी इंटरनेशनल। डेमोक्रेसी इंटरनेशनल का एक प्रोग्राम चल रहा था यूएसएड के द्वारा जो फंडेड है, स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश प्रोग्राम, एसपीएल। यूएसएड और दूसरी तरफ है डीएफआईडी, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। डीएफआईडी क्या है दोस्तों, आज के टाइम में ये फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के अंदर सब्ज्यूम हो गया है। यूके गवर्नमेंट की एक फंड है जिसके द्वारा ये पैसे डालते हैं, यानी कि यूएसएड यानी यूएसए और यूके ने मिलके बांग्लादेश के डीआई को पैसे ये लोग दे रहे थे, और जिसमें अकेला यूएसए दे रहा था बांग्लादेश को ये पूरा का पूरा अमाउंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 29 मिलियन, यानी कि एंड पैसे और भी अधिक आने थे। क्या करना है, ये काम क्या कर रहा था, स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो था कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बांग्लादेश में बढ़ाया जाए। कैसे, तो पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविस्ट को सपोर्ट किया जाए, आम सिटीजन को सपोर्ट किया जाए ताकि वो इफेक्टिव लीडर बन जाएं और कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करें कन्फ्लिक्ट मैनेज करने में। दोस्तों सिंपल शब्दों में कहूं तो सिटीजन्स को और बाकी लीडर्स को जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रिप्रेजेंटेड नहीं है उनको, यानी कि जो ग्रास रूट वाले लोग थे, ग्रास रूट भी कहना गलत होगा, जो सो कॉल्ड क्राउड लीडर्स थे उनको सपोर्ट किया गया था। कुछ इसी तरफ यहाँ से इशारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी डेमोक्रेसी इंटरनेशनल जो कि इसको कर रही है वो क्लियरली कहती है कि हम ये प्रोजेक्ट जिसके लिए कर रहे हैं बांग्लादेश का स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप, ये यूएसएड और डीएफआईडी के लिए हम कर रहे थे, वो हमारा क्लाइंट है, वो हमें पैसे दे रहा है जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। आगे जरा देखिए नेपाल को दोस्तों $20 मिलियन दिए जाने थे। ये फंडिंग अगर आप देखें तो इसलिए दिया जाना था कि फिस्कल फेडरलिज्म नेपाल में दी जा सके। 19 मिलियन देना था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। अब दोस्तों फिस्कल फेडरलिज्म के लिए दो प्रोग्राम्स यूएसएड चला रहा था, पहला है साझेदारी और दूसरा है नीति संवाद। $20 मिलियन दोस्तों नीति संवाद का इसमें मुझे अमाउंट दिख रहा है बड़े ही क्लियरली। तो ये कहता है कि देखिए इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में इंक्लूजन आए, पार्टिसिपेशन हो। कुछ बांग्लादेश जैसी बात हो रही है, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाकी लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं और पार्टिसिपेशन नहीं है, तो उनकी बात यहाँ पे हो रही कि स्ट्रेंथन किया जाए इंक्लूजन और पार्टिसिपेशन को, पॉलिटिकल कंपटीशन को मजबूत किया जाए सिटीजन्स, ताकि डेमोक्रेटिकली अपने लीडर्स को चुन सकें। अच्छा, मतलब अभी नहीं चुन पा रहे, पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं है, यानी नया कंपटीशन बनाना है, तो कुछ ये बात हो रही है दोस्तों। इसमें भी अगर आप देखें तो यही संस्था आ रही है, रोल ऑफ स्टेप्स बड़ा क्लियर हो रहा है। ये जो स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू पार्टनरशिप वाली संस्था है जो कि अब वेबसाइट भी बंद कर चुकी है दोस्तों। यहाँ पे 2011 से अब तक सेप्स के बारे में कहा जा रहा है 1.59 बिलियन डॉलर्स इसके पास गए हैं, जो कि इसने बस 3 संस्थाओं के थ्रू पैसा बांटा है। एक है इसका IFES इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम 31%, जिसकी साझेदारी आपको दिखाया था मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ थी। फिर दूसरी IRI है रिपब्लिकन्स वाली,
और तीसरी है एनडीआई जो कि डेमोक्रेट्स वाली है। तो इन तीनों के ही द्वारा पैसे जा रहे हैं और इसमें माइक बेंस का कहना है सेप्स यूएस एड प्रोग्राम जैसा ही है जो कि ग्लोबल इंटरनेट सेंसरशिप प्रोग्राम रन किया है। हंड्रेड्स ऑफ सेंसरशिप एनजीओस को एक सिंगल नेटवर्क के अम्ब्रेला में लेकर के आया है और ग्लोबली फॉरेन गवर्नमेंट्स को कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रेशर किया जाता है कि वो लॉज एंड रेगुलेशन पास करें जिसके द्वारा स्पीच को ऑनलाइन सेंसर भी किया जा सके। तो इस प्रकार से तार सारे जुड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी रेवलेशंस जो इसमें आ रहे हैं, काफ़ी शॉकिंग भी देखने निकल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए आपके लिए हम अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप बिगर एंड बेटर लेकर के आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 23 फरवरी सुबह 11 बजे से और शाम को 5 बजे फॉर फ्री आप एनरोल कर सकते हैं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए CSAT का हम स्पेशल प्रोग्राम लाए हैं, जल्दी से जाएं, 2999 में ही आपके लिए बैच आया है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा IAS के लिए नए बैचेस हम आपके लिए लाए हैं, 2026 के लिए हैं, इंग्लिश और हिंदी में। तो जरूर जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10।